ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। प्यारे बच्चों, इससे पहले बच्चों मैंने जो है आपको जो है प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र के लिए, एक चक्र या एक साइकिल के लिए औसत मान या माध्य मान, मीन वैल्यू, औसत मान बताया था बच्चों। कितना होता है बच्चों, बताइए। प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र के लिए औसत मान कितना होता है? 0 होता है बच्चों, 0। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान या माध्य मान है वो एक साइकिल के लिए या एक चक्र के लिए 0 होता है। अर्ध चक्र के लिए बच्चों, अब जो है अल्टरनेटिंग करंट का अर्ध चक्र के लिए औसत मान। ठीक है बच्चों, कितने चक्र हैं उसमें? 2 चक्र में अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 0.637I0। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। ये प्रथम अर्धचक्र, ये औसत मान तो इतना हो जाएगा प्रथम अर्धचक्र के लिए। ये देखो, ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रथम अर्धचक्र के लिए। और द्वितीय अर्धचक्र के लिए इसका मान कितना हो जाएगा? -637I0, जहां पर I0 शिखर मान है बच्चों। तो बच्चों देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, आप ही कह सकते हैं बच्चों, यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो धारा 0 हो रही है। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से जो है मैं आप यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर यही बगल में ग्राफ बना देता हूँ बच्चों। यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से हुआ था बच्चों। ये देखिए, थोड़ा आप ध्यान देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से इधर हमने धारा को, टाइम को प्लॉट किया था, क्योंकि धारा समय के अनुसार जो है क्या हो रही है? बदल रही है। उसका परिमाण और दिशा उसकी बदल रही है। अल्टरनेटिंग करंट है बच्चों। ठीक है, यहां से शुरू हो रही है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये पहला अर्धचक्र है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, 2 चक्र हो गए। ये प्रथम अर्धचक्र है, प्रथम अर्धचक्र। ठीक है बच्चों, और ये है द्वितीय अर्धचक्र। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जा रहा है कि प्रथम अर्धचक्र के लिए तो ये धारा का मान है, और द्वितीय अर्धचक्र के लिए धारा का मान ये है। तो दोनों को, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो अर्धचक्र के लिए कभी भी 0 नहीं होता है। और इस पे आपको परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों। और न्यूमेरिकल बच्चों जो है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पूरा जो है फिजिक्स पढ़ाने के बाद जो है प्रत्येक चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे बच्चों। अब बच्चों समस्या ये आती है कि जब जो है धारा की जो वैल्यू है, AC की जो वैल्यू है, वो पूरे चक्र के लिए 0 हो जा रही है, तो हम धारा को मेजर कैसे करेंगे बच्चों? अब मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? धारा का, अब हमें क्या चाहिए बच्चों? धारा का
वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, क्या चाहिए बच्चों? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए बच्चों। अब बच्चों इसमें क्या क्या आ रहा है? धारा का पहले वर्ग करना है, फिर क्या करना है, उसका माध्य लेना है। ठीक है बच्चों, माध्य जानते हैं बच्चों आप? माना हमारे पास जो है 3 संख्याएं हैं, 5, 6 और 7। इनका अगर माध्य लेना तो कैसे करोगे बच्चों? 5 धन 6 धन 7 बटे कितनी संख्याएं हैं? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। और धारा का वर्ग का माध्य कैसे लेंगे बच्चों? प्रत्येक धारा का पहले वर्ग करेंगे, उसको जोड़ देंगे और कितनी धाराएं हैं उसको उससे भाग दे देंगे। और मूल का मतलब होता है वर्गमूल। देखो जो माध्य का मतलब तो यहाँ देखो बच्चों 3 चीजें हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं बच्चों, आपको समझ आ जाना चाहिए बच्चों। यहाँ पर देखिए 3 चीजें हैं बच्चों। एक तो पहले वर्ग करना है धारा का, फिर उसका औसत लेना है, माध्य लेना है, और फिर मूल निकालना है, मतलब उसका वर्गमूल हमने निकालना है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें किया क्या जाता है बच्चों। अब हम किस प्रकार से धारा का वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों इसमें। ये देखिए बच्चों, ये मैंने उसका ग्राफ बना दिया बच्चों। इधर समय है, इधर को मैंने टाइम, सॉरी बच्चों, धारा को डिनोट कर दिया। ये प्लस हो गया, ये प्लस डायरेक्शन और ये माइनस डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैं एक साइकिल या एक दोलन लेता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक दोलन का समय क्या होगा बच्चों? बताइए बच्चों, सबको आता है? बताइए। एक दोलन का समय, एक दोलन का समय बराबर आवर्तकाल या दोलन काल या टाइम पीरियड जिसको कहेंगे टी। ये देखो बच्चों, अर्थात यहां से यहां तक कितना समय लेगी? टी समय लेगी, आवर्तकाल। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, धारा को जो है छोटे छोटे, अब औसत कैसे निकालेंगे बच्चों, माध्य कैसे निकालेंगे बच्चों हम? अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, धारा को, ये देखिए बच्चों, माना मैं यहाँ पर धारा ले लेता हूँ, ये देखिए इस बिंदु पर धारा ले लेता हूँ बच्चों, तो ये I1 होगी। इस बिंदु पर धारा ले लेता हूँ तो ये बच्चों, ये इस लाइन को देखो, ये लाइन ये देखो ये जो धन अक्ष की ओर है, y अक्ष, इसको नहीं करेंगे, कितनी लेंथ है इसकी, कितनी लेंथ है, तो यहाँ पर मिल जाएगा I2। इसी के प्रकार यहाँ पर I3, यहाँ पर मिल जाएगा I4। फिर दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पर क्या मिल जाएगी बच्चों? यहाँ पर कितनी मिल जाएगी? I5। यहाँ पर कितनी मिल जाएगी? I6। इसी प्रकार से यहाँ मिल जाएगी I7 और सो ऑन। ठीक है बच्चों, माना हम n जगहों पर धारा, क्योंकि ये तात्कालिक धारा होंगी बच्चों, किसी क्षण, क्योंकि धारा का मान क्या हो रहा है बच्चों, क्योंकि धारा का मान समय के अनुसार बदल रहा है, स्थिर नहीं है। अगर 5 एम्पीयर की धारा तो सब जगहों पर 5 एम्पीयर की धारा थोड़ी नहीं है बच्चों। यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पर बढ़ जाएगी, यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी, फिर घटना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर शून्य हो जाएगी, फिर उसकी दिशा बदल जाएगी, यहाँ पर जो है फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर अधिकतम हो जाएगी, फिर घटनी शुरू हो जाएगी। तो आप कैसे कह सकते हैं बच्चों की धारा स्थिर कहाँ है बच्चों? तो हम क्या करेंगे, किसी भी समय पर धारा का मान निकालेंगे, जिसको हमने कहा था ताक्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा था बच्चों मैंने। और जो हम फॉर्मूले हमें बनाए हैं, I=I0 sin ωt, ये धारा का ताक्षणिक मान है बच्चों, स्थिर मान नहीं है बच्चों। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चों इसमें, ये देखिए बच्चों ध्यान देंगे। अब हम धारा का वर्ग, अब देखिए बच्चों, धारा का वर्ग करो बच्चों, धारा का वर्ग करो बच्चों। पहली धारा का वर्ग I1 का स्क्वायर, दूसरा कितना हो जाएगा I2 का स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा I3 का स्क्वायर, और लास्ट में मान लिया हमने उसके 10-15 टुकड़े कर रखे हैं, हमने उसमें कितनी भी धारा ले सकते हैं। लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, IN का स्क्वायर। कर दिया ना बच्चों? ये देखिए हमारे पास क्या क्या समस्याएं हैं बच्चों, समस्याएं क्या है बच्चों बताइए। यहाँ देखिए, पहला वर्ग करना है, फिर माध्य लेना है,
फिर मूल लेना है अर्थात उसका वर्गमूल लेना है। ये देखो बच्चों, हमने क्या कर दिया बच्चों, इस धारा का क्या ले लिया, धारा का वर्ग हमने कर दिया बच्चों इसमें। तो बच्चों धारा का वर्ग कितना आ गया, धारा का वर्ग हमारे पास आ गया, धारा का वर्ग कितना किया बच्चों, पहले भी कर दिया मैंने, I1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर सबको जोड़ दें, ठीक है, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर और सो ऑन IN का स्क्वायर। हमने धारा का वर्ग किया और उसका क्या कर दिया, योग कर दिया, वर्ग का योग कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या निकालना बच्चों, दूसरा माध्य, धारा का माध्य, माध्य माने औसत, तो औसत कैसे निकलेगा, सबको जोड़ के I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर और सो ऑन IN का स्क्वायर। और कितनी धाराएं हैं, n धाराएं हैं, और हमने n का क्या दे दिया बच्चों, भाग दे दिया बच्चों। तो अब हमने क्या निकाल दिया, धारा का माध्य निकाल दिया। उसके बाद क्या निकाला, इसका वर्गमूल निकालना है, धारा का वर्ग, धारा के वर्ग के माध्य का मूल, ठीक है बच्चों, धारा का वर्ग कर दिया और उसका माध्य भी ले लिया। अब उसका मूल माने क्या निकालना बच्चों, वर्गमूल निकालना बच्चों, सिंपली वर्गमूल निकालना है। तो अब वर्गमूल, ये देखो, मूल माने वर्गमूल, धारा के वर्ग के माध्य का मूल, धारा का वर्ग किया, माध्य में सबको जोड़ दिया और उसका भाग दे दिया। अब मूल निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए बच्चों, इसका वर्गमूल, इसके ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे बच्चों। तो I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर और सो ऑन IN का स्क्वायर और बटे n, ये निकाल दिया बच्चों हमने, ठीक है बच्चों। अब जो है इसी को कहते हैं, अब देखिए इसी को कहते हैं RMS वैल्यू, IRMS, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है बच्चों, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने इसको डेरिवेट करना है, ठीक है बच्चों, डेरिवेट करना है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी आता है बच्चों तो आपको इसका सूत्र फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। एक चीज़ बता दूं बच्चों, प्रत्येक फिजिक्स में प्रत्येक डेरिवेशन अगर आपको नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों, आपको उसका फाइनल रिजल्ट अर्थात उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है वो आपको आ जाना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला आ जाता है तो 50% फिजिक्स आपको आ जाती है, क्योंकि जो है एक नंबर के प्रश्न भी उसी पे बनते हैं और दूसरा जो है न्यूमेरिकल्स भी उसी पे आते हैं। तो डेरिवेशन अगर नहीं आता है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए बच्चों, बल्कि उसका लास्ट में जो है उसका फॉर्मूला क्या रहा है उस आपको आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालते हैं बच्चों। हमने क्या करना बच्चों, इधर देखिए, हमने क्या करना है, धारा का वर्ग करना है और उसका क्या करना है, औसत निकालना, यही तो है बच्चों। धारा का हमने क्या करना है, पहले वर्ग करना है और उसका औसत निकालना है। वर्गमूल बाद में निकालेंगे बच्चों। हमने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ पर ये रेखा क्या दिखाती है, ये ऊपर बार, बार का मतलब होता है औसत, ये जो हमने ये बनाई है ना बच्चों, उसके ऊपर ये रेखा बनाई है, इसका मतलब औसत, माने यही तो करना है, सारी धाराओं को जोड़ना है और उसके बाद जो है उन धाराओं नहीं, धाराओं के वर्ग को जोड़ना है और जितनी धाराएं हैं उससे डिवाइड कर देना। तो ये हमने क्या करें, धारा के वर्ग का माध्य निकाल, लेकिन वर्गमूल निकालने के लिए मैं वर्गमूल लास्ट में निकालूंगा बच्चों, इसका वर्गमूल लास्ट में निकालूंगा। अब देखिए बच्चों, अगर आप ग्राफ देखेंगे, मैं फिर ग्राफ में आता हूं बच्चों, यहाँ देखिए, अगर हम ग्राफ में आएंगे, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, ये देखिए अगर हम ग्राफ में आएंगे तो टाइम कितना हो रहा है, यहाँ पर टाइम 0 से कहाँ तक, t तक। तो इंटीग्रेशन में हम ये लिमिट लेते हैं 0 से कहाँ तक, क्योंकि एक चक्र में कितना समय लगेगा, उसके दोलन काल के बराबर लगेगा। तो बच्चों देखिए, अब इंटीग्रेशन हमने करना है, तो समय कहाँ से कहाँ तक, समय कहाँ से कहाँ तक बताइए बच्चों, समय जो है
ये लेगा, पहले समय 0 था और वहाँ से समय t तक। तो बच्चों इंटीग्रेशन जो है बायो वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, तो बच्चों आपको इस डेरिवेशन को थोड़ा ध्यान से देखना है, जो फॉर्मूला है उसको याद करना है बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया बच्चों, धारा का वर्ग कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, धारा का वर्ग। ये जो हम बता रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन इसका औसत ही बताता है, इसके वर्ग का औसत ही बताता है। तो आई स्क्वायर और कौन सा टाइम है, एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए हमने इसको लेना है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी बच्चों, आई की वैल्यू आपको आती, बताओ बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा टी थीटा के बराबर है। अब देखिए बच्चों ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। तो आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू, और अपॉन टी बच्चों, अपॉन टी, क्योंकि औसत निकालना है तो अपॉन टी हो जाएगा, और ये टी जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए जब आपने यहाँ पर ये टी का भाग दिया तो अपना आप औसत निकल गया। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 to t। अब इसका वर्ग करो बच्चों, ये देखिए ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर है, इसका वर्ग करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू डी टी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर देखिए, चलो लाल पेन से मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पर जो है बच्चों टी बराबर, टाइम पीरियड जो होता है टी बराबर 2π/ओमेगा होता है बच्चों। टाइम पीरियड कितना होता है, टी बराबर 2π/ओमेगा होता है। तो बराबर कितना है बच्चों, 1/2π/ओमेगा। ये देखिए ये देखिए 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 2π/ओमेगा, और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 2π/ओमेगा, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। और दूसरा बच्चों ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, I0 का स्क्वायर, ये इससे बाहर आ जाएगा। तो अंदर कितना बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया बच्चों। अब मैं आपको एक सॉल्व ट्रिक जो है यहाँ पर बताता हूँ। यदि जो है आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो इस इंटीग्रेशन का मान 2π/ओमेगा आता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर सॉल्व आपको करना है तो बच्चों कितना हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का मान, ये देखो ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं करना है बच्चों इसको, तो यहाँ पे 0 to 2π/ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का जो मान आता है वो आता है बच्चों 2π/ओमेगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये जो है जिन बच्चों को इंटीग्रेशन सॉल्व करने नहीं आता है वो सीधे यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस वैल्यू को लिख देंगे बच्चों। लेकिन अगर जिन बच्चों को जो है इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बच्चों, तो उनके लिए मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ बच्चों। जिसको नहीं करना तो वो यहाँ पर लिख देगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, I0 स्क्वायर ओमेगा, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2π, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पर लिख दूँ बच्चों, फॉर्मूले में यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी बच्चों, तो बच्चों थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ती बच्चों, आसानी से कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है, आपको सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। बच्चों पढ़ाने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि आपको कुछ मेहनत ही न करनी पड़े, ठीक है बच्चों। यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो सूत्र होता है 1 - cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है तो याद करना पड़ेगा बच्चों। ये देखो 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 ध्यान दीजिए, ये देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या है, 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 होता है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन में थोड़ा लंबा होने वाला बच्चों। तो 0 to 2π/ओमेगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी और बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू कितना हो जाएगा, डी टी, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ये इतना हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 2 में है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, I0 का स्क्वायर, ये देखो सॉरी बच्चों, ये देखो 2 कहाँ जाए, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, I0 का स्क्वायर ओमेगा
अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएंगे बच्चों। अब अंदर कितना बच गया बच्चों, अंदर कितना बचा, यहाँ पर देखो। अब इन दोनों को अलग कर देंगे बच्चों, 1 और ओमेगा टी को अलग कर देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। 0 टू 2 पाई बटे ओमेगा, 1 के साथ dt को गुणा करेंगे तो dt हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बटे ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी dt, ठीक है बच्चों। ये देखिए देखिए ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, मैं अगले पन्ने में इसको करने वाला हूँ बच्चों। I0 का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, dt का जो इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t होता है बच्चों, ठीक है। और लिमिट कितनी है बच्चों इसकी, 0 से, ऐसे लिखते हैं बच्चों, यहाँ देखो, ये देखो dt का कितना हो गया, t हो गया, लिमिट कितनी होगी 0 टू 2 पाई बटे ओमेगा, इसकी तो लिमिट रख दी। और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है cos 2 ओमेगा टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 ओमेगा टी होता है, और बटे में जो है इसका फिर ओमेगा टी का फिर होता है, ठीक है। तो बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट 2 ओमेगा इसका आ जाएगा। और लिमिट कितनी है बच्चों, लिमिट कितनी है बच्चों, 0 टू 2 पाई बटे ओमेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं इसको अगले पेज में कर देता हूँ बच्चों। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। हाँ बच्चों, तो हमारे पर जो है जो धारा का, ये देखो धारा का जो वर्ग का माध्य है, अभी मूल नहीं निकाला, बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, अभी औसत नहीं निकाला बच्चों। ये आ गया है बच्चों हमारे पास I0 स्क्वायर। बच्चों अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, अपॉन 4 पाई, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, 4 पाई। और यहाँ पर जो है हमारे पास मिल गया t की जो लिमिट है वो 0 टू कितना है 2 पाई बटे ओमेगा है। और दूसरा जो हमारे पास आ गया माइनस साइन 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी है बच्चों, इसकी लिमिट कितनी है, वही 0 2 पाई बटे ओमेगा इसकी लिमिट है, ठीक है बच्चों। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर, पहले इसको रखते हैं फिर इसको रखते हैं माइनस करके। तो कितना हो गया बच्चों, I स्क्वायर का बार औसत बराबर कितना हो गया, I0 स्क्वायर ओमेगा बाई 4 पाई, ठीक है। अब रखो बच्चों दोनों वैल्यू, पहले इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा, और तो इसको रखेंगे तो t 0 हो जाएगा, ऋण 0, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 पाई, ये देखो ये हो गया। देखो ध्यान दीजिए बच्चों, साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह पर क्या रखेंगे, ये टी की जगह क्या रखें 2 पाई बटे ओमेगा इसमें रखेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें 2 पाई बटे ओमेगा रखेंगे, ठीक है बच्चों। और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू तो हमने रख दी। और माइनस कितना हो जाएगा, जब हम इसको देखो बच्चों, अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैं ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। देखो बच्चों ये रखा तो यहाँ पर रखा ना, अब जब 0 रखेंगे तो ये सारे को साइन 0 का क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। और अपॉन कितना है 2 ओमेगा है ना बच्चों, 2 ओमेगा है ना बटे में। अब जो है यहाँ पर कितना हो गया, इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो गया, कितना पाई आ गया, ये देखो आई स्क्वायर का बार बराबर I0 का स्क्वायर, ये देखिए ध्यान दीजिए, I0 का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई। अब ये अंदर कितना बच गया बच्चों, ये 2 पाई बटे ओमेगा यहाँ बच गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है साइन 4 पाई आ गया और बटे 2 ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चों ये ध्यान देना है, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है बच्चों। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो बच्चों हमारे पास अब फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, अब फॉर्मूला कितना आ गया, ध्यान देंगे। अब हमारे पास आ गया
स्क्वायर का बार बराबर कितना हो जाएगा, I0² ओमेगा बटे 4 पाई इंटू 2 पाई बटे ओमेगा। और ये तो बच्चों ये कितना हो गया, और यहाँ पर ये कितना, चलो मैं इसको इसी प्रकार से लिख देता हूँ पहले, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है बच्चों, अब अगले स्टेप में जाइए बच्चों आप, ये कितना हो जाएगा, I0² ओमेगा बटे 4 पाई इंटू 2 पाई बटे ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, I0² बटे 2। अब देखिए अभी तक हमने क्या निकाला बच्चों, ये देखिए अभी तक हमने धारा का वर्ग का औसत निकाला है। अभी हमने उसका क्या निकाला, क्या नहीं निकाला बच्चों, उसका जो है हमने मूल नहीं निकाला, वर्गमूल नहीं निकाला है। अब हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे बच्चों। ये देखिए यहाँ देखो बच्चों, अब हम इसका क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। ये देखो, तो अंडर रूट ये देखिए I² बार, इसी को कहते हैं RMS। ठीक है, IRMS। ये देखिए बच्चों, पहले तो हमने क्या निकालना है, धारा का वर्ग का औसत निकाल देना है, और तब जाके बच्चों हमने उसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी कितना हो जाएगा, वर्गमूल I0² बटे 2। और I0² कितना आ गया बच्चों, I0 आएगा। और देखो बच्चों एक चीज बता दें, हम 2 को वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं बच्चों। ये देखिए कितना लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा जो है, सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर ये कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पर तो वर्गमूल 2 अपना आप ही आ रहा है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला आ गया IRMS बराबर I0 बटे वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, और ये याद रखना, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो लगभग जो है ये आता है आपका 707 I0। ठीक है, अब मैं VRMS निकाल दूं। VR अगर वोल्टेज कितना है इसमें, तो वोल्टेज का भी कितना हो जाएगा, V0 बटे वर्गमूल 2। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा 0.707 V0। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे घरों में जो धारा आती है, ठीक है बच्चों, हमारे घरों में जो धारा आती है, अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, यहीं पर डिस्कस समाप्त कर दूंगा। हमारे घरों में, ठीक है, हमारे घरों में जो करंट आती है, जो करंट हमारे घरों में आती है, AC करंट। ठीक है, AC करंट, ये AC प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज क्या होता है, कौन सी वैल्यू होती है, वर्ग माध्यम मूल मान होता है बच्चों, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है बच्चों, अगर वोल्ट मीटर हमने लगाया है तो वो क्या पड़ेगा बच्चों, वोल्टेज का क्या पड़ेगा, वर्ग माध्यम मूल मान पड़ेगा। और धारा का क्या पड़ेगा, धारा का भी वर्ग माध्यम मूल मान ही पड़ेगा बच्चों। अब बच्चों एक चीज आपको बता देते हैं, थोड़ा यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों मैं अगला पेज इसमें लगा देता हूं बच्चों, डिस्कस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आने वाला है। ठीक है बच्चों, AC और DC, हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वो 220 वोल्ट कैरी करती है। ठीक है बच्चों, उसमें कितना वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट होता है। ठीक है, और ये कैसी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान होता है वोल्टेज का। ठीक है बच्चों, और DC इतनी ही हम DC ले लें, हम DC भी कितना ले लें, 220 वोल्ट DC को भी ले लें। अब आपको बोलेंगे खतरनाक कौन है। ठीक है बच्चों, कौन ज्यादा डेंजरस है,
तो आप क्या उत्तर देंगे बताओ? हाँ बताओ बच्चों, शाबाश बताओ, कौन डेंजरस होगी, कौन ज़्यादा खतरनाक होगी, एसी होगी 220 वोल्ट की या डीसी होगी? अब देखिए उत्तर आपको बताते हैं, इसका आपको आंसर बताते हैं, इसका आंसर आपको बताते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये क्या पड़ता है, ये आरएमएस वैल्यू है 220, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। इधर देखिए बच्चों, वी आर एम एस बराबर वी जीरो बटे वर्गमूल 2। यदि हम इस वोल्टेज का शिखर मान निकाल दें, ये देखो, तो वी जीरो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 2 गुणाएंगे वी आर एम एस। अब देखो वर्गमूल 2 तो ये हो गया, और वी आर एम एस वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है। तो ये 1.41 से हम क्या करें, 4 से गुणा करेंगे 220, तो बच्चों लगभग 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 जो है ये 311 वोल्ट आती है। ठीक है, तो बच्चों एसी ने आपको धोखा दे दिया ना, दिया नहीं, लगती तो है तो कितनी की, 220 वोल्ट की है एसी, एसी 220 वोल्ट की है, आ रही है, उसकी आरएमएस वैल्यू है, लेकिन आपको झटके कितने की देगी, 311 वोल्ट की देगी, क्योंकि वो 311 बन जाता है एक चक्र में, वो 311 जो है अधिकतम एक दिशा में होता है और 311 विपरीत दिशा में होता है। तो 220 वोल्ट की एसी जो आपकी आ रही है, वोल्टेज आ रहा है, तो वो आपको कितना वोल्टेज देगा, कभी 311। ठीक है, लेकिन बच्चों डीसी जो है 220 वोल्ट ही बरकरार रहेगी। तो कौन खतरनाक हुई बच्चों, एसी खतरनाक हुई ना बच्चों। पता तो चल तो हमें कितना रहा है, बोल हमारे लिए क्या बोल रहे हैं बच्चों, हमारे लिए बोल रहे हैं कि 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट लिखा भी रहता है, खतरा 220 वोल्ट ऐसा लिख किया रहता है बच्चों। ये देखो यहाँ पर ऐसा एक चित्र बनाया रहता है, ये इस प्रकार से, ये देखो, और यहाँ पर लिखा रहता है खतरा, खतरा 220 वोल्ट। तो बच्चों खतरा है ना, 220 वोल्ट तो है ये, लेकिन है कितना, ये 311 वोल्ट बना रहे बच्चों, तो इसलिए तो खतरा है। आभास कितना हो रहा है 220 वोल्ट का, लेकिन कितना बना रहा है, 311 वोल्ट बना रहा है बच्चों। लेकिन डीसी 220 वोल्ट की होगी तो 220 ही वोल्ट देगी बच्चों। अब हो क्या रहा है, कितनी बार जो है आपका जो है वोल्टेज जो है 220 हो रहा है, अब क्योंकि ये बदलता रहेगा बच्चों, इसलिए तो इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं बच्चों। इसका परिमाण और दिशा समय के अनुसार बदल रही बच्चों। देखो मैं यहाँ पर वोल्टेज कर लेता हूँ बच्चों, देखो मैंने वोल्टेज का एक चक्र बना देता हूँ, ज्यादा नहीं, एक चक्र बना दिया। तो वोल्टेज कहां से शुरू हुआ बच्चों, जीरो से शुरू हुआ, ये देखो ये जीरो से शुरू हुआ, और यहां पर ये कितना हो गया बच्चों, बताओ बच्चों, यहां पर ये हो गया प्लस 311 वोल्ट, इसका शिखर मान, मैक्सिमम मान। ये देखो जीरो से अचानक 311 तक पहुंच गई, फिर धीरे 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 नीचे लुढ़क गई, शून्य हो गया, फिर दूसरी डायरेक्शन में ये बढ़ने लग गया, और इसने जो है दूसरी डायरेक्शन में अपनी पीक वैल्यू पकड़ ली बच्चों, 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। ये देखिए बच्चों, अब आप ये बताइए, एक चक्र में ये 2 बार अधिकतम हो रहा है बच्चों, एक पॉजिटिव दिशा में अधिकतम हो रहा है, फिर नेगेटिव दिशा में क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। तो इसलिए जो है बच्चों इसकी आभासी वैल्यू तो 220 वोल्ट है, लेकिन ये बनाता कितना है, 311 बना देता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये बोल दिया जाए बच्चों कि एक इसकी आवृत्ति, ठीक है बच्चों, आवृत्ति, आवृत्ति कितनी है बच्चों एसी की, एसी की आवृत्ति है बच्चों 50 साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, अर्थात एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रही बच्चों। ये देखो बच्चों 50 कैसे हुआ, एक ये हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक सेकंड में, एक सेकंड में चक्कर, एक सेकंड में चक्कर कितने होगी, 50, और एक चक्कर में 2 बार, एक सेकंड में एक चक्कर में 2 बार क्या हो रहा है, अधिकतम, अर्थात कितना हो रहा है, 311 वोल्ट हो रहा है बच्चों। अब बच्चों हम सीधी सी गणित है, आप ये बताओ कि एक सेकंड में
कितनी बार अधिकतम हुआ? बोलो बच्चों। बच्चों, एक चक्कर में तो 2 बार अधिकतम हो रहा है और कितने चक्कर मार रहा है? 50। तो कितने बार हो जाएगा? 100। तो समझ गए, 100 बार। 1 सेकंड कितना छोटा होता है? 1 सेकंड में 100 बार वो 311 वोल्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया। तो डेंजर कौन है? फिर उसी पॉइंट पे आ जाएंगे बच्चों। डेंजर कौन है? एसी 220 वोल्ट ज्यादा खतरनाक है डीसी के 200 सॉरी बच्चों, एसी के 220 वोल्ट की तुलना में ये डीसी 220 वोल्ट जो है खतरनाक नहीं, मतलब ये खतरनाक है क्योंकि इसने तो 220 ही वोल्ट रहना और इसने 220 वोल्ट को कितना बना देना है? 1 सेकंड में 100 बार इसने 311 वोल्ट बनाना है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, समझ गए ना बच्चों? बच्चों समझ गए हैं, पूरा प्रयास किया जा रहा है बच्चों आपको समझाने का। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।